तो जितना संभव होगा मैं वीर रस के साथ उस कविता को सुनाने का प्रयास करूंगा। कुछ सहयोग आप प्रदान कर देना। पंडित नरेंद्र मिश्र लिखते हैं, देखो कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। अब ये दृश्य कहाँ का फिल्माया गया है, कहाँ का है ये दृश्य? ये दृश्य उस समय का है जब कहा जाता है कि मुगल आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के अंदर राज करते थे और अलाउद्दीन खिलजी के पास एक ऐसा संदेश पहुंचा कि मेवाड़ की महारानी इतनी सुंदर है कि वह जब वो पानी पीती हैं तो गले से पानी उतरता हुआ भी दिखता है। और अलाउद्दीन खिलजी एक विकसित मानसिक परिस्थिति का था जिसको अपने सीमाओं का विस्तार करना था। और इतिहास में जब जब भी देखें मेवाड़ वह उगता हुआ सूरज रहा है जिसने कभी भी किसी भी विदेशी आक्रांता के सामने घुटने नहीं टेके। तो उस समय होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी अपने दल बल लेकर आता है मेवाड़ महाराणा के दर पर और काफी समय घेरा डाले हुए रहते हैं मेवाड़ के किले के, तो उस किले को जीत नहीं पाते। तब वो छली प्रजाति के थे, उन्होंने छल का रास्ता अपनाया और उन्होंने मेवाड़ महाराणा रावल रतन सिंह, मेवाड़ पर 2 वंशों ने राज किया है, एक गुहिल वंश, एक हुए सिसोदिया वंश। इनको पहचानने का तरीका ये है कि जो गुहिल वंश वाले थे वो अपने नाम के आगे रावल लगाते थे। जैसे बप्पा रावल उनके आदि पुरुष माने जाते हैं, उनसे गुहिल वंश प्रारंभ माना जाता है। और रावल रतन सिंह अपने समय के अंतिम शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी वो राजा थे, वो मुगल आक्रांता थे, वो एक विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने राजस्थान के जिस जिस जिले में प्रवेश किया वहाँ के वंश को खत्म कर दिया। वो जैसलमेर जाते हैं, जैसलमेर का 2.5 दिन का साका और जैसलमेर का राजवंश खत्म। जालोर पर आक्रमण, जालोर का साका, जालोर का राजवंश खत्म। रणथंबोर पर आक्रमण, रणथंबोर का साका, रणथंबोर का वंश खत्म। मेवाड़ पर आक्रमण और मेवाड़ खत्म। एक गुहिल वंश की शाखा यहाँ से खत्म हो जाती है। माँ जगदम्बे का अवतार रानी पद्मनी अपनी 16,000 सखियों के साथ अग्नि कुंड में कूदकर जौहर कर लेती हैं। तो उस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब काफ़ी समय घेरा डाले हुए रखते हैं तो वो जीत नहीं पाते उस किले को। तब मेवाड़ महाराणा को एक संदेश पहुंचाते हैं कि महाराणा हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तब मेवाड़ महाराणा ने अपने किले के अंदर, सोचो उस दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करो, मेवाड़ 4 महीने से घिरा हुआ है, मेवाड़ 4 महीने से घिरा हुआ है। जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं। मैं कहता हूं जिसने इतिहास नहीं पढ़ा वो अपना भविष्य कभी नहीं बना सकता। आप चाहे तैयारी करते हो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी इतिहास को पढ़ो, राजस्थान की लोक संस्कृति को पढ़ो, जिससे आपको नॉलेज होगा कि जिस मातृभूमि से हम आते हैं वहाँ किस तरीके के आइडल रहे। वर्तमान की पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए फ़ोन दे दिए गए, फ़ोन में पबजी दे दिए गए, कैंडी क्रश नामक गेम दे दिए गए। हम उनसे बड़े नहीं बनेंगे, वो हमें कभी प्रेरणा नहीं दे पाएंगे, वो हमें गुमराह करेंगे, दिमाग को भ्रमित करेंगे। तो पंडित नरेंद्र मिश्र लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी आए किले के लिए, किले में धोखे से उन्होंने अपने यहाँ पर एक रीत होती है, जब भी कोई मेहमान अपने घर पर आता है हम उसको वापस घर से बाहर छोड़ने के लिए दरवाजे पर जाते हैं। जैसे सभी के घर में ये रीत है कि कोई भी मेहमान आया हम उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाते हैं। तो मेवाड़ महाराणा रतन सिंह जी गए उनको दरवाजे पर छोड़ने के लिए, वहाँ अलाउद्दीन खिलजी धोखे से उनको बंदी बनाकर दिल्ली लेकर चला जाता है। तब मेवाड़ की महारानी रानी पद्मनी, उनके 2 सेनापति, शायद मैं इतिहास में मानता हूँ कुछ सेनापति ऐसे हुए जिन्होंने राजाओं से ज़्यादा ख्याति अर्जित की इतिहास में, जैसे वीर दुर्गादास राठौड़। ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की भूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। अगर जैता और फूपा का इतिहास पढ़े मारवाड़ के, जब पाली के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, तो जब भाई अपने मारवाड़ के राजा वापस आ जाते हैं मालदेव जी, लेकिन फिर भी जैता और फूपा 5,000 सैनिकों के साथ भिड़ जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसे अनेक वीर योद्धा हुए, उनमें से मेवाड़ के 2 सेनापति हैं जिनका नाम है गौरा व बादल। आपस में वो दोनों भतीजे थे। गौरा उस समय एज में थे और बादल उनके जवान भतीजे थे। तो रावल रतन सिंह कैद होकर दिल्ली चले गए हैं। मेवाड़ महारानी, अब क्या घटना घटित होती है वो पंक्तियों के माध्यम से समझाना चाहूँगा। सुनना, जब तक आप सुनेंगे तब तक हम पढ़ेंगे। जब आपको लगेगा कि विराम करना है उस समय विराम कर देंगे। तो क्या लिखते हैं मेवाड़ के राजकवि
नरेंद्र मिश्र जी के दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। रावण रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, काल जयी मित्रों के साथ मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और अगर साई शर्त न मानी तो फिर बाद पछताओगे। अब सोचो, जिस घर का मालिक नहीं है, जिस घर का मालिक नहीं है, जिसको कैद कर लिया गया है, और रानी के सामने एक ऐसा प्रस्ताव भेजा जाता है जिसको रानी को जवाब देना है, तब जगदम्बे का अवतार माँ पद्मनी क्या करती हैं, किस तरीके का उस समय रौद्र रूप का परिचय देता है, उनका वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं। देखो कवि, दारूढ़ संवाद सा लहर सा दौड़ गया रण में, पूरा किला शांत हो जाता है कि अब करया क्या जाए। सेनापति थे जो गोरा बादल, वो कभी भी इस बात से सहमत नहीं थे। जब एक सभा हुई कि हम अलाउद्दीन खिलजी से संधि करना चाहते हैं, तब गोरा बादल ने कहा, महाराणा अभी हमारे तलवारों का पानी मरा नहीं है, जो हम संधि करेंगे, हम लड़ेंगे, हमें मिटना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। तब रावण रतन सिंह जी समझाते हैं अपने गोरा बादल को कि तुमने तो पूरा जीवन युद्ध भूमि में गुजारा है, तुमने तो अपना संपूर्ण जीवन युद्ध लड़ते हुए बिताया है, तुम राजा की कूटनीति को क्या जानो। तो बहुत सारे मेवाड़ी योद्धा ऐसे थे जो रावण रतन सिंह जी की जो संधि नीति थी उससे अपना सहमत नहीं रखते थे, और इसीलिए वो किला छोड़कर चले गए। तो अब न तो किले के अंदर रावण रतन सिंह जी हैं, न उनके सेनापति गोरा बादल हैं, अकेली महारानी पद्मनी अब किस तरीके से उस दृश्य का सामना करती हैं। तो कवि क्या लिखते हैं, देखो, अन्य अनेक मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर को खोज निकाला। कहा जाता है रानी स्वयं घोड़े पर बैठकर गई और अपमान के ज्वर में डूबे हुए जाकर गोरा जी को खोजा, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के सेनापति थे उनको खोजा। ऐसी विनती भी प्रचलित है, कुछ से अफवाह मानते हैं, लेकिन माना जाता है कि रानी स्वयं घोड़े पर बैठकर गई और गोरा को खोजा। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में लिए तिरस्कार की ज्वाला। गोरा को पद्मनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया। गोरा को जो पैगाम भेजा था खिलजी ने, वो सारा का सारा पैगाम उन्होंने सुना दिया। किनको किनको? गोरा को सुना दिया रानी पद्मनी ने, मगर वीरता का अपमानित जौहर मिट नहीं पाया। बोला मैं तो तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। अब जैसे किसी व्यक्ति के दिल पर कोई बात लगती है तो टीस कभी भी कहीं पर लगी हुई हो, इसीलिए कहा जाता है शब्दों के तीर सबसे भयंकर होते हैं, सबसे भयंकर होते हैं। बोला मैं तो तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, मगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगाओगे। अगर आज मेवाड़ की महारानी पद्मनी दिल्ली चली गई तो पूरा का पूरा मेवाड़ की शानो शौकत लेकर जाएगी। फिर वीर तुम कितने भी वीरता का प्रदर्शन क्यों न कर लो, लेकिन तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा कि उस अपमानित ज्वर से तुम मिट पाओ। राणा ने जो कहा उसे माफ करो सेनानी, कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मनी रानी। अब देखो कैसा दृश्य रहा होगा। मेवाड़ की महारानी जिनके भाई अपने यहाँ पर तो इतनी तक रीत रही है कि महिलाएं मुख तक नहीं दिखाती बड़ों के सामने, उस समय मेवाड़ की महारानी रानी पद्मनी जो गोरा के जो उनके सैनिक हैं, सेनापति, उनके चरणों को स्पर्श कर रही हैं। अब इससे करुण दृश्य क्या होगा, इससे करुण दृश्य क्या होगा। तो देखो हुआ क्या कि ये कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मनी रानी, ये क्या करती हो, गोरा पीछे हटकर बोला। जब रानी पद्मनी को झुके हुए देखा तो गोरा का आत्म स्वाभिमान जगा। गोरा के अंदर सोई हुई आत्मा ने आवाज दिया, आत्मा ने आवाज दिया और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता सोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की अग्नि गंधा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की अग्नि गंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा। ये लाइनें मुझे व्यक्तिगत तौर पर अत्यधिक प्रिय हैं कि गोरा क्या कहता है रानी पद्मनी को कि जब तक गोरा के कंधे पर ये दुर्जय शीश रहेगा,
जब तक गौरा के कंधों पर ये दुर्जे शीश रहेगा, तब तक बाल भी बांका न कर पाएगा कोई महारानी का। हे महारानी तुम जाओ महलों में, हे महारानी तुम जाओ महलों में, अब खिलजी देखेगा केसरिया साफे की वाणी। अब खिलजी को देखना पड़ेगा कि जब जब हमने तलवारों को उठाया है तो किस तरीके से युद्ध किया है। अपन कहते हैं इतिहास के ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें महाराणा स्वयं नहीं आए। इतिहास में कैसा कहा जाता है कि अनेक मुगल बादशाह हुए, लेकिन मेवाड़ से जब जब युद्ध होता था वो युद्ध करने के लिए आते नहीं थे, अपने सेनापतियों को भेज देते थे। बड़े कम ऐसे दिल्ली के बादशाह हुए जिन्होंने मेवाड़ से सीधे टक्कर ली, सीधे मेवाड़ से टक्कर ली। तो हुआ क्या देखो, गोरा उनको निश्चित कर देता है कि आप महलों में जाओ। अब गोरा जाएगा उसको बचाने के लिए, आप निश्चित होकर देखो या तो हम मरकर आएंगे या फिर राणा साहब को लेकर आएंगे। तब हुआ क्या देखो, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर सर कटने तक धड़ युद्ध करेगा, एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रचंड में भी न रोक पाएंगे। अब देखो अपने यहाँ पर एक देवता ऐसे हैं जिनके मंदिर शमशान में भी होते हैं। कौन से? कौन से? महादेव जी। महादेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं, इसीलिए उन्हें भूतेश कहा जाता है। यानी जो भाई देवताओं के ईश्वर होने के साथ साथ भूतों के भी ईश हैं, यानी जिनको भूत भी जिनको पूजते हैं, अच्छे व्यक्ति भी पूजते हैं। अपन पहले के समय में महादेव जी के नाम लेकर जो भी काम करते थे वो निश्चित तौर पर सफल हो जाता था। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी किसी को पूजते हैं। तो गोरा भगवान महादेव जी की शपथ खाकर कहता है कि मैं रावण रतन सिंह को जरूर वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी होना पड़े। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, शंकर के डमरू में जागी जैसे वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।